हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो कि नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सब लोग बोल रहे थे कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करो जल्दी से, ये चैप्टर स्टार्ट करो जल्दी से बोल के, ठीक है। तो आज हम फाइनली जो कि वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बुक्स है और चैप्टर नंबर 8 है जो कि नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और ये +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अगर यहीं से अगर 10 मार्क भी आ जाए क्वेश्चन तो 10 का 10 आपको पक्का लाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आपका एम है एम टू अचीव 90% एवब स्कोर। सॉरी, और हो गया है तो इसे प्लीज स्कोर कर देना, ठीक है। ठीक है, एक और हो गया है तो इसीलिए सॉरी, इसे आप प्लीज स्कोर कर देना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स चलो हम आगे चलते हैं। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला क्लास है, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये पहला क्लास है। लेकिन हम तो क्लास कर चुके हैं मैथ का जो कि 29 वाला ये क्लास है, ठीक है। और हर रोज 4:15 को जो कि आपका क्लास होता है, ठीक है। ये क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब तो हम जान के हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। तो चलो पहले मीनिंग पढ़ लेता हूं। मीनिंग, द वर्ड मेजर्स मीन्स मेथड, यानी कि मेजर का मतलब क्या है, मेजर्स का मतलब क्या है, मेथड, ठीक है। क्या है, मेथड है। ये दिख रहा होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो मेजर्स का मतलब है मेथड्स, यानी मेथड तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या कैसा मेथड है, वेरी गुड, ठीक है। द वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज का अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसी को बोलेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्लियर है, वेरी गुड। अब ये क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज वैल्यू, यानी कि किसी का भी एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज, किसी का भी मतलब हम कहीं यूनिवर्सिटी का भी लेंगे तो वो हो गया स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है। सिर्फ हम बुक्स का लेंगे तो वो भी हो गया स्टैटिस्टिकल सीरीज। कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे हमें पता चलेगा वो तो मैं प्रैक्टिकली ही आपको बताऊंगा, ठीक है। ये थ्योरी है इसीलिए मैं पीपीटी से ही आपको जो कि बता दे रहा हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल तो इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप सोच भी नहीं सकोगे कि इतना भी ईजी होता है क्या, ठीक है। तो चलो, अब तो आपको मीनिंग पता चल गया तो डेफिनेशंस भी पता चल जाएगा, ठीक है। डेफिनेशंस मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑथर का लिया हूं, ठीक है, जो कि क्लार्क। एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर, यानी कि यहां पे कहा है कि एवरेज ऐसा एक अटेम्प्ट है, ऐसा एक जो कि कोशिश है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल फिगर निकालना है और सभी को डिस्क्राइब करेगा। कौन, वही वन सिंगल फिगर। मान लीजिए कि वन एवरेज नंबर, यानी कि वन नंबर मतलब 1 से लेके 10 तक है तो ये हो गया एक स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो अगर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज में एवरेज निकालेंगे, मान लो कि 5 है एवरेज, मान लो कि एवरेज 5 है, तो 5 जो एवरेज है वो 1 से लेके 10 तक सभी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सभी फिगर्स को वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा बहुत तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ इंपॉर्टेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक चलो देख लेते हैं हम। एक नंबर पहला वाला, इट इज ए सिंगल फिगर एक्सप्रेस्ड इन सम क्वांटिटेटिव फॉर्म, मतलब ये एक सिंगल फॉर्म है जो कि कुछ मात्रा में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया 1 से 10 तक, तो हम जो कि एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही नंबर जाएगा। तो एक ही नंबर जो कि सब कुछ एक्सप्रेस करेगा, कुछ मात्रा तक जो कि एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। इट लाइज बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए सीरीज, इट लाइज बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, सीरीज का जो कि एक्सट्रीम वैल्यू होता है उसके बीच में जो कि ये वैल्यू रहता है, यानी कि हमें जो एवरेज निकालना होगा तो एवरेज क्या होगा,
मतलब 1 से 10 के अंदर कोई एक तो नंबर होगा जो कि एवरेज हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह मतलब एक्सट्रीम वैल्यू है जो कि हमें सीरीज में वैल्यू को बताता है कि उसके बीच में है बोल के, ठीक है। बहुत गर्मी है स्टूडेंट्स, मतलब लाइन भी नहीं है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है, तो मैं उसी तरह वीडियो बनाऊँ। ये पीपीटी है तो इसीलिए चल जा रहा है, तो अगर पीपीटी नहीं हुआ होता, जैसे कि हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ा होता, तो ये नहीं हो पाता क्लास, ठीक है। तो पसीना तो बहुत छूट रहा है, मतलब मेरे पास तो मैं रुमाल लेके ही बैठा हूँ, ठीक है। मतलब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। तो चलो 2 नंबर आपको पता चल गया, तो अभी 3 नंबर की बात कर लेते हैं। इट इज ए टाइपिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन ए सीरीज। अब ये क्या है सर? कुछ नहीं है, जस्ट आपको जो कि समझना है, और ये थ्योरी है और पक्का आ भी सकता है, ठीक है। आपको सब कुछ नेगलेक्ट एक भी नहीं करना है, आपको सब कुछ जो कि अच्छे से करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात तो बताना ही भूल गया, अगर जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि कंप्लीट हो चुका है, और मैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा कि वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब चलेंगे हम फाइनल अकाउंट की तरफ। तो फाइनल अकाउंट में बहुत जल्द ही पीपीटी 2 की थ्योरी का 1-2 क्लास होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, आपको कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। यानी कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलो 3 नंबर की बात कर लेते हैं। तो इट इज ए टाइपिकली वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन ए सीरीज, यानी कि एक वैल्यू है, यानी कि ये बता रहा है कि ये एक वैल्यू है जो कि सीरीज के सभी वैल्यूओं के साथ रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस्ड हुआ होता है, ठीक है। मतलब सीरीज के सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। ये हो गया क्लियर, बस, ठीक है। तो आगे चलते हैं 4 नंबर। इट इज केपेबल ऑफ गिविंग ए सेंट्रल आइडिया अबाउट द सीरीज इट रिप्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे कहा क्या है? इट इज केपेबल ऑफ गिविंग ए सेंट्रल आइडिया, यानी कि एक बीच का आइडिया देता है, कैसे? अबाउट द सीरीज इट्स रिप्रेजेंट, जो भी सीरीज का रिप्रेजेंट हुआ होता है उसी बीच का एक आइडिया देता है कि ये कैपेबल है, कैसे? रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इट इज केपेबल ऑफ गिविंग ए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो देने के लिए, जो मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल आइडिया कैपेबल है। हाँ वो कर सकता है, वो कर सकता है, जरूर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बस यही तो कर सकता है ना, ठीक है। 1 से 10 के बीच अंदर में 5 अगर एवरेज वैल्यू निकालूँ तो वही 5 एक कैपेबल है जो कि बीच का है, और जो ये सब कुछ नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। पहले बार में समझ में नहीं आएगा, तो फिर भी ये थोड़ा बहुत तो हार्ड है, तो आपको करना चाहिए, आपको रिपीट करना है और थोड़ा बहुत याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो 5 नंबर। इट इज डिटरमाइंड बाय सो मेथड ऑफ प्रोसीजर और प्रोसीजर, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय सो मेथड और प्रोसीजर, यहाँ पे आ गया 5 नंबर की, ये डिटरमाइंड होता है कैसे? कुछ मेथड से या कुछ प्रोसीजर से। अब ये कैसे होता है तो मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, कब बताऊंगा? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, मजा नहीं आया तो मेरा कान काट देना, नहीं काटना यार, ठीक है, नहीं काटना, मैं सुन नहीं पाऊंगा, ठीक है। ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ, नहीं काटना, ठीक है ना। हाँ, कान काटोगे, कौन आके कान काटेगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब ये तो मजा मजा होता रहता है, ठीक है। मतलब अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत मजाक भी कर लिया करो क्लास में, ठीक है। और सीरियस भी हो के पढ़ना भी नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा सीरियस हो के नहीं, हाँ सीरियस हो के पढ़ना चाहिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए, थोड़ा बहुत ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो कि थोड़ा बहुत तो ब्रेक होना ही पक्का, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो कि कुछ मेथड से डिटरमाइंड होता है और कुछ प्रोसीजर से डिटरमाइंड किया जाता है। अभी क्लियर है? पाँचों को पाँचों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? मैं पसीने से भीग चुका हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं जैसे भी हूँ, पसीने से भीगूँ या ना भीगूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आपको पक्का 90% अभव दिलाऊँगा, लेकिन आप भी मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। कोई तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं और कोई आंसर नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में आप बोलोगे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा? बोलो, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स के लिए तो नहीं। आप पेरेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ सब
अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो। कैसे? मेरी बात मान के, ठीक है। मैं तो कोशिश करूँगा कि सभी को 90 से एबव स्कोर करके दिखवा दूँ, ठीक है। तो आपकी बात है जो कि आपको मेहनत करना है उसी तरह जो कि 90% स्टूडेंट्स जो कि करते हैं, यानी कि जो भी टपर होगा 95 से एबव तो लाएगा। तो कैसे पढ़ता है वो? उसी तरह भी तो आपको पढ़ना है। और सिर्फ बोलोगे कि सर नहीं मुझे 80% लाना है, मुझे 70% लाना है, मुझे 60% लाना है, मुझे 90% लाना है, लेकिन उसी की तरह अगर पढ़ोगे तभी तो आपको जो भी आपका स्कोर आने वाला है तभी आएगा, नहीं तो कैसे आएगा बोलो? नहीं आएगा, ठीक है। यही है जो कि आपको हार्डवर्क तो बहुत करना है। एक टाइम टेबल आप बना लो, ठीक है। कॉलेज स्टार्ट होने से आप टाइम टेबल बना लेना, उसी के हिसाब से आपको करना है। जो भी कोचिंग जाता है कोचिंग जाने दो, जो नहीं जाता है कोई बात नहीं, मैं आप सबके साथ हूँ, जाता हो या नहीं जाता हो, ठीक है ना। मैं आपके सबके साथ हूँ और सभी का मैं डाउट क्लियर करूँगा और सभी को मैं सक्सेस जरूर दिलाऊँगा, ठीक है। ये मेरा वादा है। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहना। देखो मैं आप सभी का ही रिप्लाई देता हूँ कि नहीं, जरूर देता हूँ, ठीक है। जिसका भी डाउट होता है सभी का रिप्लाई देता हूँ। अब अगर कोई बुरा मान जाएगा, लेफ्ट कर लेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसकी किस्मत से वो देख लेगा, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। तो अभी आ जाता हूँ तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक था जो कि इंपॉर्टेंट वाला था। अभी आ जाते हैं एक आइडियल एवरेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। अभी आइडियल एवरेज क्या है? एवरेज यानी कि एवरेज क्या है? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एवरेज। यहाँ पे देख लो, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एवरेज। क्या क्या एवरेज है? मीन है जो कि हम पढ़ेंगे, मीडियन है ये भी पढ़ेंगे, मोड है ये भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन है ये भी पढ़ेंगे, और हार्मोनिक मीन है ये भी पढ़ेंगे। और ये जो 5 है ये है आपका एवरेज और ये है आपका आइडियल एवरेज। अब ये मान लो कि ये क्वेश्चन में भी आ गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइडियल एवरेज, ठीक है। राइट डाउन वन आइडियल एवरेज एंड डिस्क्राइब इट, ठीक है। यानी कि ये डिस्क्राइब अबाउट इट बोल रहा है, यानी कि फिर बोलेगा कि व्हाट इज मीन, ठीक है। डिस्क्राइब करो, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। आप प्रैक्टिकल से थ्योरी सीखोगे, थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करो, जैसे साइकिल आप प्रैक्टिस करते हो तभी सीख पाते हो। तो आप प्रैक्टिस करके सीखोगे तभी बोल पाओगे कि हाँ मैं ऐसे 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 किया। लेकिन अगर कोई और आके आपको बोलेगा तो ऐसा कर, थोड़ी ना सीख जाओगे आप, नहीं। आपको प्रैक्टिस भी तो चाहिए होगा। ठीक उसी तरह आपको प्रैक्टिस करके ही जो कि थ्योरी को याद करना है, ठीक है। थ्योरी को याद करके प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसी को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बाद में आप सिर्फ रिवीजन करोगे। और ये रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो आगे चलते हैं। पहला जो कि इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड, यानी कि इट शुड बी रिगिडली डिफाइंड यानी कि कठोरता, रिगिडली डिफाइंड, ठीक है। रिगिडली जो कि कठोरता से जो कि निश्चित किया जाता है, ठीक है। ये कठोर से कठोर जो कि है, जो कि हम निश्चित कर सकते हैं, यानी कि सुनिश्चित डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम श्योर हो सकते हैं। तो क्या है, चलो आपको आगे पढ़ लेता हूँ। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर दैट एन एवरेज शुड हैव ए डेफिनेट मीनिंग, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या क्या है, दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट एन एवरेज, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि रिक्वायर करता है, जो कि जरूरत होता है एक एवरेज का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो कि एवरेज का जो कि ज़रूरत होता है, मतलब विशेषता में, यानी कि एवरेज के विशेषता में जो कुछ भी ज़रूरत होता है, शुड हैव ए डेफिनेट मीनिंग, मतलब उसका निश्चित रूप से जरूर एक ना एक मीनिंग रहता होगा। अब ये क्लियर है। फिर चलो आगे चलते हैं। एंड दैट इट शुड लीव ऑन रूम फॉर एम्बिग्विटी और मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं तो चाहता हूँ आप सिर्फ मीनिंग तक पढ़ो, मैं तो चाहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंग तक पढ़ो। तो ये थोड़ा क्या है ना, ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, तो मैं आपको तो समझा दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आपको जो कि नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा है फिर भी थोड़ा बहुत बता दूँ। इट शुड लीव ऑन रूम,
रूम से जो कि लिफ्ट कर लेगा। फॉर एम्बिग्विटी यानी कि डेफिनाइट का ऑपोजिट आ जाता है एम्बिग्विटी यानी कि अनिश्चितता, ठीक है। और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तभी ये नहीं हो पाता, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर जो कि इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे थोड़ा इजी लैंग्वेज आ गया। आप 1 नंबर जो कि छोड़ भी सकते हो, मैं आपको और एक पॉइंट जो कि बता देता हूँ, 1 नंबर आप छोड़ भी सकते हो, तो आपके पास कितना भी पॉइंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मतलब बुक में जितना है उतना तो आपको याद करना ही नहीं है, ये तो एक पॉइंट है, ठीक है। फिर आपको लिखना है अपने हिसाब से, जो कि इजी पॉइंट निकालो लेकिन अपने हिसाब से निकालो और अपने हिसाब से लिखो, देखना ये जरूर होगा, ठीक है। तो इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं तो आपको बता देता हूँ ये जो कि ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहा है, उसके गुण के बारे में यानी कि उसके विशेषताएं के बारे में बता जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये, यानी कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं कि नहीं, और पता चलेगा अभी कितना सिंपल है, इतना अच्छे से मतलब इजी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये जरूर मैं देता हूं, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। और ये देखना मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि मैं उस लाइन में मेहनत कर चुका हूं और मुझे पता है कि मेहनत करने से क्या होता है और बिना मेहनत करने से क्या होता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से चलो, मैं आपको बताऊंगा, आपका स्कोर आपको दिला के रहूँगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आपको भी मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ बोल दूंगा, आप लोग हाँ बोलोगे लेकिन नहीं जाओगे, तो ये मेरी गलती नहीं है, आप खुद गलती कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो, दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एन एवरेज शुड बी सच दैट ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, यानी कि कोई भी दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट द मीनिंग, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि बोल रहा है कि कुछ मीनिंग जरूरत है, जो कि मीनिंग को समझना जरूरी है, एंड नेचर ऑफ एन एवरेज, एवरेज का नेचर भी समझना जरूरी है, शुड बी सच दैट ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य यानी कि एक साधारण व्यक्ति भी इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, कुछ भी बाधा प्राप्त ना करते हुए, ठीक है। ये हो गया, बस हो गया ना, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो 3 नंबर पॉइंट दिखा देता हूँ, यानी कि 3 नंबर पॉइंट जो कि मैं बता देता हूँ, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे नीचे बोला है कि इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, यानी कि यहाँ पे बहुत सिंपल है जो कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है जो कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्यों ना खुद कैलकुलेट करके खुद लिख लो एक थ्योरी, क्यों ना, होगा, जरूर होगा, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशंस ऑफ द एवरेज वैल्यू शुड बी वेरी सिंपल, यानी कि यहाँ पे कहा है दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक ये बता रहा है कि, यानी कि ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये जरूरत है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता में ये जरूरत है, क्या जरूरत है, जो कि दैट द प्रोसीजर इन्वॉल्व, जो भी प्रोसीजर उसी में इन्वॉल्व है इन द कैलकुलेशंस, यानी कि कैलकुलेशन टाइम में ऑफ द एवरेज, एवरेज का वैल्यू जो आप जिस टाइम में ज़रूरत है कैलकुलेशन करने में, यानी कि प्रोसीजर करने में जो कि इन्वॉल्व हुआ होता है, शुड बी वेरी सिंपल, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल होता है, यानी कि जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है कैलकुलेशंस में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, हो बहुत 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 सिंपल रहता है। ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। रुको, पसीना पसीना थोड़ा पूछ भी लेता हूँ यार, बहुत गर्मी है, लाइन भी नहीं है, तो छोड़ो कोई बात नहीं, लाइन नहीं तो क्या हुआ, आप लोग तो मेरे लाइन हो, ठीक है। चलो देखो, आपकी वजह से लाइन भी आ गया, चलो नो टेंशन, आ तो गया है।
चलो 4 नंबर अभी मतलब 3 नंबर तो आपको मैं बता दिया, 4 नंबर अभी बोल रहा है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज। यानी कि यहाँ पे कहा है कि इट शुड बी बेस्ड, कहाँ पे बेस्ड होना चाहिए, कहाँ पे बेस्ड होना चाहिए, एक निगरानी की तरह, जो कि सीरीज की सभी जगह पे जो कि बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सीरीज का एक निगरानी की तरह बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है? दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट एन, यहाँ पे ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्स दैट एन एवरेज शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज। यहाँ तक पहले समझ लो क्योंकि ये फुल स्टॉप पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो पहले आपको समझना चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए। दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट एन एवरेज, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक ये जरूरत करता है, यानी कि ये चाहिए, मतलब वही जो कि ज़रूरत होता है उसे वही कुछ ज़रूरत होता है। एवरेज शुड बी कैलकुलेट आफ्टर, मतलब एक जो एवरेज होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? शुड बी कैलकुलेट आफ्टर, उसके बाद। ठीक है, मतलब उसके बाद होना चाहिए। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज, सीरीज का जो कि सब कुछ आइटम अकाउंट में टेकिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ये है एक्चुअल प्रोसीजर। ठीक है, दिस इज बिकॉज, मतलब ये क्यों है? एन एवरेज इज सपोज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सीरीज, यानी कि एक एवरेज वैल्यू जो कि एक सीरीज का वैल्यू सभी रिप्रेजेंट, मतलब सभी वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट क्या होता है, तो उसी के लिए जो कि ये कहा गया है। ठीक है, बिकॉज एन एवरेज इज सपोज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सीरीज। ठीक है, ठीक है ना। अब क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर, ये थोड़ा इजी बहुत है कि या तो मैं ज़्यादा लिख दिया हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा लिख ही दूंगा तो भी क्या हुआ। ठीक है, तो चलो बता देता हूँ। इट शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग रिलेटिव स्टडी। अब ये क्या कहा है, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। इट शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग रिलेटिव स्टडी, यानी कि कुछ केपेबल होता है जो कि क्या मेकिंग करता है। चलो चलो देख लेते हैं। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्स दैट एन एवरेज शुड बी सच दैट इन इट्स कैलकुलेशंस। दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट एन, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि ये विशेषता है, ये जरूरत करता है दैट एन एवरेज शुड बी सच दैट इन इट्स कैलकुलेशन, जो कि एवरेज कैलकुलेशंस करने में जो ज़रूरत होता है वहीं ये कैरेक्टरिस्टिक भी ज़रूरत होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। ठीक है, इट शुड टेक इनटू अकाउंट द रिलेटिव चेंज इन फेनोमेनन वाइज प्राइस लेवल। ठीक है, इट शुड टेक इनटू अकाउंट, मतलब ये अकाउंट में जाता है। कैसे जाता है? द रिलेटिव चेंज, द रिलेटिव यानी कि कुछ चेंज, अगर कुछ रिलेटेड, अगर कुछ चेंज हो रहा है, कैसे? इन ए फेनोमेनन, यानी कि कुछ घटना से कुछ घटित हो रहा है और चेंज हो रहा है, जैसे कि प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा? अकाउंट में जाएगा तब। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैं तो ये तो गारंटी नहीं दे सकती आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अब ये बहुत मस्त है। इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि ये केपेबल है कैसे? एक एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप तो 6 ही पॉइंट लिखो जो कि आपको ईजी लगता है। आप 5 भी पॉइंट लिख सकते हो, जो भी आपको ईजी लगता है, जो भी आप समझ पाते हो, जो भी आप समझ पाओगे वही ही पॉइंट लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर दैट एन एवरेज शुड बी सच दैट इट एनेबल एन एनालिस्ट टू मेक मोर एंड मोर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट। ठीक है, अब ये क्या कहा है, चलो पढ़ लेते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट एन एवरेज, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि ये विशेषताएं जरूर होता है, यानी कि जरूरत पड़ता है। कैसे जरूरत पड़ता है? एन एवरेज शुड बी सच दैट, एवरेज वही है जो कि दैट इट एनेबल एन एनालिटिक्स टू मेक मोर, जो कि एक को ज़्यादा से ज़्यादा करता है, एनालाइज करता है और एनेबल करता है, यानी कि उसी के साथ जो कि काम करता है, एनालाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मोर मैथमेटिकल एनालिसिस, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट, उसके रिजल्ट के हिसाब से, उसके रिजल्ट के बेसिस पे, जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करता है एक एवरेज का, जो कि एक रिक्वायर वैल्यू होता है। ठीक है, अब ये क्लियर है ना। चलो 7 नंबर पॉइंट,
इट शुड नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम ऑफ ए सीरीज। क्या यहाँ पे क्या कहा है? इट शुड नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम ऑफ ए सीरीज। यहाँ पे इट शुड नॉट बी ग्रेटली, ठीक है, अफेक्टेड बाय द वेरियस ऑफ एक्सट्रीम आइटम ऑफ सीरीज। यानी कि ये क्या होता है ना, मतलब इसी तरह मतलब इफेक्ट नहीं हो पाता एक वैल्यू के ऊपर जो कि एक्सट्रीम आइटम ऑफ सीरीज होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, चलो बता देता हूँ। दैट कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ द एवरेज शुड बी सच दैट इट्स वैल्यू वुड नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 और 2 वेरी ग्रेट और स्मॉल वैल्यूज द सीरीज। अबे क्या कहा है, मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, अरे स्टूडेंट्स सॉरी। हाँ, क्या है ना, मैं मोबाइल से ही पीपीटी बना रहा हूँ क्योंकि अभी लाइन तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या है, चलो देख लेते हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ द एवरेज शुड बी सच दैट, यानी कि जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक में ज़रूरत होता है दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ द एवरेज, यानी कि एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए एक मेथड तो चाहिए होता है, ठीक है। शुड बी सच दैट, यानी कि वो है दैट इट्स वैल्यू वुड नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड, यानी कि उसका वैल्यू ग्रेटली अफेक्टेड नहीं होना चाहिए बाय द वैल्यू ऑफ 1 एक और 2 वेरी ग्रेट, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और स्मॉल वैल्यू ऑफ द सीरीज, if few extreme value of the series are able to influence very much the value of the average, then such average will not be the true representative of the series। आप यहीं तक ही पढ़ना और स्मॉल वैल्यू ऑफ द सीरीज तक पढ़ना, ठीक है, आगे मत पढ़ना, मैं लिख ही दिया हूँ, ठीक है। मतलब ये पॉइंट तो आपको पक्का समझ में नहीं आ रहा होगा, नो टेंशन, नहीं छोड़ देना, नहीं समझ में आ रहे तो छोड़ दो, आपको मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सभी को सब कुछ आता है ये तो ज़रूरत नहीं होता ना, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ सिखाना पड़ता है, ठीक है। 8 नंबर, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, यानी कि फ्लक्चुएशन का मतलब तो पता है, जो कि हम मतलब एक जगह पे नहीं रह सकते, मतलब इधर उधर टहलता रहता है जरूर, ठीक है, अस्थिरता बोलते हैं जो। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग है फ्लक्चुएशन का वो अफेक्टेड नहीं होता है, बोल रहा है कैसे, चलो देख लेते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर दैट, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि रिक्वायर होता है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होता है यहाँ पे, इफ सैम्पल डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन, अगर कुछ सैंपल कलेक्टेड किया गया है पार्टिकुलर पॉपुलेशन से, कुछ पॉपुलेशन से, और यूनिवर्स एट ए डिफरेंट टाइम से कुछ यूनिवर्स से अगर हम कुछ सैंपल डाटा कलेक्ट किए हैं, और फॉर नंबर ऑफ टाइम, कुछ नंबर ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कुछ नंबर ऑफ टाइम, द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच सैंपल शुड नॉट अफेक्टेड वेरी मच बाय द फ्लक्चुएशंस, यानी कि एवरेज वैल्यू अफेक्टेड नहीं करेगा। और चेंज इन सैंपल स्टडी आर टेकन एज आइडियल वन, और जो भी सैंपल स्टडी है चेंज होगा तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम आइडियल वन के हिसाब से चूज करेंगे और ले जाएंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहीं पे जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ और एक बार रिपीट करके देख लेना, क्योंकि होता है बहुत कुछ जो कि आपको याद नहीं रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, यानी कि थ्योरी है, आगे से आप मतलब आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्चुअल में क्या है थ्योरी, ठीक है ना। तो चलो, तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत थैंक यू, और फिर से थैंक यू, क्योंकि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते हो, और इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है, मैं बहुत कुछ करूँगा आपके लिए, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास कैसा लगा, यानी कि ये तो पहला क्लास था जो कि थोड़ा बहुत थ्योरी था, शायद मुझे तो लगता है कि अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट तो जरूर करना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब करना, क्योंकि वेट मत करना, क्योंकि बहुत मतलब सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग एंड मैथ स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्द जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग और बीएसएम भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।